हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी PCS 2024 जिसका पेपर आपका 17 मार्च को लगा हुआ है, तो उसी के क्रम में यहाँ पे हम रैपिड फायर रिवीजन कर रहे थे। और आज मैं एक नई क्लास आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2021 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे टिक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो है यूपी PCS प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन पेपर जो था उसको यहाँ पे पूरा जो हल क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए, आ चुका है अपने पास यूपी PCS जो है 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए, कलर भी मैंने थोड़ा डिफरेंट चेंज कर लिया है और यहाँ पे अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो पेपर हुआ था 24/10 यानी कि 24 और 10/2021 को कंडक्ट किया गया था। टोटल आपको पता ही है, समय जो है 2 घंटे का मिलता है क्वेश्चन पेपर में हल करने के लिए, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। सबसे पहले जो है प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बना हुआ था, सैंधव सभ्यता से यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से ही रिलेटिव था और उत्तर प्रदेश जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो और इसको जो है एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। तो मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में ही था। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। क्या रहा होगा यहाँ पे? कोई भी टकसाल ग्रह यहाँ पे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटिव था। अब तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना है, इसकी वजह से क्वेश्चन अक्सर गलत होता है आयोग की भर्ती परीक्षाओं में। तो जल्दी जल्दी में हम नहीं पे नहीं फोकस कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वास पूज्य जो थे वो संवेद शिखर, ये संवेद शिखर इससे रिलेटिव नहीं है। आइए, सही क्या है इसका मिलान? तो ऋषभदेव जो तीर्थंकर थे इनका निर्वाण स्थल अष्टापद है। वासपूज्य का चंपापुरी है, नेमिनाथ का ओरजंत है, क्या है ओरजंत, और महावीर स्वामी का पावापुरी है। संवेद शिखर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन 800 से लेके 1200 ईसा तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति से जो है क्वेश्चन यहाँ पे आयोग ने पूछा हुआ था उस टाइम पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इसमें कि यहाँ पे सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तो सातवाहन वंश से रिलेटिव कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको छांट के हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ही है, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सेकंड है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन जो बौद्ध, 1 और 2 दोनों ही विकल्प सही हैं। बौद्ध राइट आंसर है, क्योंकि सातवाहन नरेश जो थे प्राकृत भाषा के जो थे पोषक भी थे और इनको जो है लोक पक्ष का अधिक प्रोत्साहन भी मिला था। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद, ठीक है ना, मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों की सत्ता जो है स्थापित हुई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। सातवाहनों ने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया तथा सातवाहन राजा हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी प्रोत्साहन दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। ये जो है राज्य मालवा और शासक, तो मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा राज्य से रिलेटिव नहीं था। फिर भी यहाँ पे नहीं भी फोकस ही करना है, ये सही आंसर है। ठीक है ना,
बाकी तीनों जो है मिले हुए हैं, सही है। राणा हम्मीर जो थे वो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राज्य इनके अधीन था। और राणा चुंडा मारवाड़ और मलिक राजा फारूकी खानदेश से रिलेटिव थे। आइए देखते हैं यहाँ पे राणा हम्मीर जो थे वो मेवाड़ से रिलेटिव थे, इस प्रकार ये सही आंसर है। और राणा चुंडा जो थे वो मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, और मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो था ये जौनपुर से संबंधित था। इस प्रकार यहाँ पे सही आंसर हमारा जो है ये ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, इनमें से कोई भी एक डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्म में आपके एग्जाम 2024 में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राणा हम्मीर कहाँ के थे? मेवाड़ राज्य इनके अधीन था। राणा चुंडा मारवाड़ से रिलेटिव थे, और मलिक राजा फारूकी खानदेश से रिलेटिव थे। और मलिक सरवर ख्वाजा जहां है वहां तो जौनपुर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे विविध से, यानी कि मिसलेनियस से क्वेश्चन जो बना था वो इस प्रकार से था। आइए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा वैसे। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही इसका जो है सही आंसर टिक करा देता हूँ आप लोगों को। रागमाला जो ग्रंथ है ये इसके रचयिता जो थे पुंडरीक विट्ठल थे। तो रागमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल जो है रागमाला ग्रंथ के जो है रचयिता हैं। रस कौमुदी के रचयिता श्रीकंठ जी हैं। राग विभोध के रचयिता जो है वो सोमनाथ हैं। और चतुर्थ दंडी प्रकाशिका के रचयिता जो है वो वेंकट रमन है, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ से जो है ग्रंथों से रिलेटिव क्वेश्चन भी आयोग ने पूछे हुए हैं, डायरेक्ट उनके लेखक पूछे हुए हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में रिसेंटली 2023 के आरओ भर्ती परीक्षा पेपर में भी पूछी गई थी, बुक और ऑथर्स और उनके राइटर, जैसे कि उसमें नाम दिया था अमीर खुसरो का भी दिया था, और उनसे रिलेटिव किताबें भी पूछी गई थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से ग्रंथ और रचयिता यहाँ पे हैं। रागमाला के जो लेखक हैं, रागमाला के आपको पता होना चाहिए वैसे, रागमाला के लेखक पुंडरीक विट्ठल जी हैं, रस कौमुदी के श्रीकंठ, और राग विभोध के सोमनाथ, चतुर्थ दंडी प्रकाशिका के वेंकट रमन है। मुगल साम्राज्य से जो क्वेश्चन बना था वो इस प्रकार है। नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी काफी डिस्टर्ब किया था इसने, ऐसे ही क्वेश्चनों ने आरओ में भी, तो ये क्वेश्चन तो डिस्टर्ब के लिए आते ही हैं, और यूपीपीसीएस 2024 में भी आएंगे। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन की संख्या रहने वाली होगी, ठीक है ना, वैसे अधिक ही रहती है। अभिकथन ये है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। सही कथन है इसका ऑप्शन ए, यानी कि इसमें जो है बोथ, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। इस प्रकार जो है यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही है, क्योंकि ए है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बिल्कुल सैनिक राज्य था, और सैनिक से रिलेटिव स्टेटमेंट नीचे दिया गया है, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, इसीलिए तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन है। मुगल साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से सैन्य अधिकारियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। मुगल काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख जो था वो मीर बख्शी होता था। सैन्य व्यवस्था का प्रमुख मीर बख्शी होता था। वह व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के दाग तथा सैनिकों की उपस्थिति की जांच करता था। अतः प्रश्न में दिए गए अभिकथन की पुष्टि कारण कर रहा है, इसीलिए दोनों विकल्प सही हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि फवायुदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। किसने लिखी थी ये पुस्तक भाई? तो फवायुदुल फवाद पुस्तक है, ये लिखी थी अमीर हसन जिजी ने। किसने? अमीर हसन सिजी ने, सिजी, अमीर हसन सिजी साहब ने ये पुस्तक लिखी थी, फवायुदुल फवाद, ठीक है ना। तो इस पुस्तक में जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का उल्लेख उसने किया है। तो फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण देती है, और इसका संकलन अमीर हसन सिजी ने किया था।
निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो कि दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल से संभवत रहे थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? सही आंसर है लाहौर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाहौर में। राजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की तथा लाहौर में ही तोप निर्माण का कारखाना खोला। रंजीत सिंह की स्थायी सेना फौज आयना के नाम से जानी जाती थी और उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। राजा रणजीत सिंह अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन व अन्य आंदोलनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के क्रम में क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो किसके बारे में पूछ रहा है? वायकोम सत्याग्रह के बारे में। इंपोर्टेंट तो यहाँ पे वायकोम सत्याग्रह है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। नंबर 2, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही हैं। तो वायकोम सत्याग्रह के बारे में दोनों कथन सही है। आइए डेफिनेशन है, वायकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। याद रखना, जो है सुमेलित करने वाले में आ सकता है। वायकोम सत्याग्रह एक तरफ राज्य दे सकते हैं। ठीक है ना। तो वायकोम सत्याग्रह 1924 में सन भी याद रखना, केरल के त्रावणकोर में हुआ था भाई। और एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन के कैलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था और इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया तथा 1925 में इस क्षेत्र का दौरा भी किया था। इस प्रकार दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो काफ़ी जो है इसको इजी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है कभी भी जो है अध्यक्षता नहीं की है, किसकी? राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य जो है सदस्य पूछा जा रहा है। भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबीलदास थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती नहीं था। भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल तथा छबीलदास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में जो है नौजवान सभा की स्थापना की थी। 1926 में भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण बोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। अप्रैल 1928 ईस्वी में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से जो है संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सर विलियम जोन्स। अब यहाँ पे जो है संगठन से रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हमने लगातार 3 क्वेश्चन संगठन से ही देखे हैं अब तक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 नंबर देके जाएगा आपको, इसीलिए सारे लूसेंट से सारे संगठन आप लर्न कर लीजिए। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी और इसकी स्थापना के समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था और इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो इसमें सही आंसर छांटने के लिए है क्वेश्चन में। तो आइए इसमें अपनी तरफ से भी आप लगा सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको जो है काफ़ी अभ्यास भी होगा इस चीज़ का। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ एक बार फिर से, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्याचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा
वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया, यानी कि और शक्तियां दे दी गई। किस अधिनियम के तहत? यानी कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के तहत, ठीक है ना, भारत परिषद अधिनियम 1861 में सही आंसर है। ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्यचालन के लिए स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। कैनिंग को ही भारत में जो है विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको जो है एक कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इन चारों घटनाओं में से सबसे पहले कौन हुआ है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस प्रकार हमें इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जो है घटना घटी है साइमन कमीशन का गठन। कब हुआ था भाई? नवंबर 1927 में। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन थर्ड, जहां पे थर्ड होगा वही होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले मिल गया हमें। तो इस प्रकार ये विकल्प सही है। आइए देखते हैं। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में होता है, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में। उसके जस्ट बाद शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को आया। उसके बाद डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। अगर आपको लास्ट वाली डेट भी पता होंगी तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे सबकी डेट अलग ही अलग है, ठीक है ना। 1927, 28, 29, 30 चारों एक सही क्रम में मिल गए हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को और डांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुई। पत्रिकाओं से और समाचार से रिलेटिव क्वेश्चन बना था, जैसे कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन फंसाने लायक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुस्तक का नाम और इसके राइटर तो सबको पता है भाई, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, लेकिन कब लिखी थी ये नहीं पता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1901 एडी, 1901 ईस्वी में। भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक इनकी पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। इंपोर्टेंट है यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार जो हैं अध्यक्ष भी, चेयरपर्सन भी चुने गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटिव क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, ठीक है ना। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा M.A. अंसारी, ऑप्शन डी सही आंसर है। बाकी जो तीनों ही इसमें शामिल थे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, ठीक है। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1970 से काफी हद तक, यानी कि 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. डांगे शामिल थे, लेकिन M.A. अंसारी शामिल नहीं था। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो धर्षणा सॉल्ट वर्क्स पे सत्याग्रह के बारे में समाचार जो दिए थे, सही आंसर है वेब मिलर ने। किसने? वेब मिलर इसका सही आंसर है। वेब मिलर ही वो था जिसने इस बारे में बताया था। ये क्वेश्चन भी हमने काफी बार रिपीट किया है। धर्षणा सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार जो है वेब मिलर ने दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के दौरान सरोजिनी नायडू, इमाम साहब मणिलाल ने के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धर्षणा नामक स्थान कारखाने पर धावा बोला, जहां इन्हें जो लाठियों से पीटा गया। और इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने किया था, ठीक है।
अब इसको भूलना नहीं है वेब मिलर को। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई सबसे पहले विदेश से कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये मिलाना है। पढ़ देता हूँ मैं। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो और निकोलस डाउंटन। ठीक है ना। इसका सही आंसर मिलाने के लिए आपको जो है सन याद होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले रॉल्फ फिच आया, कब आया, 1583 ईस्वी में। सबसे पहले रॉल्फ फिच 1583 में आया। उसके बाद विलियम हॉकिंस आया 1608 में। सबसे पहले भाई रॉल्फ फिच आया, कब आया, तो 1583 में आया रॉल्फ फिच। विलियम हॉकिंस आया 1608 में। हॉकिंस को तो याद रख सकते हो आप, अगर आपको फर्स्ट नहीं याद होता है तो। विलियम हॉकिंस 1608 में आया। निकोलस डाउंटन जो था वो 1613 में आता है। ठीक है ना। निकोलस डाल्टन 1613 में आता है। और सर थॉमस रो 1614 में आता है। 8 13 14। ठीक है ना। 83 8 13 14 मोबाइल नंबर के तहत ही याद कर सकते हैं, 8308 13 14। ठीक है ना। तो 1 मिनट, यहाँ पे सबसे पहले रॉल्फ फिच आता है 1583 में, विलियम हॉकिंस 1608 में, निकोलस डाउंटन 1613 में, सर थॉमस रो आता है 1614 में। इस प्रकार यहाँ पे हमने सही क्वेश्चन यहाँ पे टिक किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल, यानी कि अब इंडियन जियोग्राफी से जो क्वेश्चन बने थे उसको देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है ना। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। और कथन कारण आर है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो आइए देखते हैं क्या इसमें सही आंसर है। ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है। आइए देखते हैं। नदी अपहरण हिमालयन की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो कि पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, कौन सी, रांगपो, संगीत तथा सेवक जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। अतः स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं क्या है। एक तरफ है भारत के राज्य और दूसरी तरफ है सबसे ऊंची चोटी। तो आपको इस क्वेश्चन को तो जो है अच्छे से, आपको इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है वैसे ऑप्शन डी। आइए देखते हैं। तमिलनाडु की जो है सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेट्टा चोटी, राजस्थान की है गुरु शिखर चोटी, और नागालैंड की है सारामती चोटी, सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है। भारत वर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। ठीक है ना। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का एक लैगून झील है जो कि झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत की अंतः स्थलीय बृहदतम खारे पानी की झील है। यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र के वोल्हाना जिले में स्थित ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गौखुर झील का उदाहरण है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, जो कि असत्य है। ठीक है ना। तथा कक्षा 9 की एनसीईआरटी समकालीन भारत 1 में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का को दर्शाया गया है। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो आयोग ने जहां तक इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया होगा या फिर डिलीट करा दिया होगा, तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर चिल्का झील होना चाहिए, लेकिन आयोग ने जो है अपनी फर्स्ट आंसर सीट में इसका आंसर जो है ऑप्शन बी को माना हुआ था। ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जोंक नदी। आइए देखते हैं, जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम सोनबेरा पठार ओडिशा से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र ओडिशा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ में महासमुंद तथा वलोदा बाजार का क्षेत्र है। अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट पे सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का झील है। ये क्वेश्चन लगातार 2 बार पूछा गया है एक ही पेपर में। तो सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील जो है चिल्का झील ओडिशा है। इसे वर्ष 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, इस पे विशेष ध्यान देना भाई। नहीं है तो हंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी और बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी। तो यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। बूढ़ा घाघ प्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांची नदी पर स्थित 10वां जलप्रपात है। ये दोनों जलप्रपात झारखंड में स्थित हैं, जबकि अन्य हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश सही सुमेलित हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन दावों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ये शीतकाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। एक तरफ है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरी तरफ है उनका मुख्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय पूछा है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय यहाँ पे पूछा है। तो सही आंसर इसका डी का तो पहला ही होना चाहिए। सही आंसर इसका ऑप्शन जो है सी, यानी कि ए का 4th है, बी का 3rd है, सी का 2 एंड डी का 1। आइए देखते हैं, खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है भाई, और खनिज अन्वेषण निगम का मुख्यालय नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे मुख्यालय भी जो है पूछ लिए जाते हैं मिलान करने के लिए। और अभी हाल ही में रिसेंटली जो है ARO के पेपर में तो तंबाकू बोर्ड के बारे में भी पूछा गया था, कॉफी बोर्ड के बारे में भी पूछा गया था, है ना। तो ये सारे बोर्ड्स के बारे में पूछा गया था और ये क्वेश्चन सारे आपको लूसेंट में मिल जाएंगे देखने के लिए डायरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है।
यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, एनटीपीसी देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में किया गया था। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं। सिंगरौली विंध्याचल तथा रेहंद सिंगरौली तथा रेहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सीधी जिले सिंगरौली जिले में है, जिन्हें जो है रेहंद जलाशय तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति की जाती है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। इस प्रकार जो है यहाँ पे केवल और केवल सेकंड कथन जो है ये सही है, लेकिन फर्स्ट कथन गलत है। विश्व भूगोल से जो क्वेश्चन बने थे वो इस प्रकार से हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है ना, तो सुमात्रा जावा से लेके हमको चलना है। तो सही जो इसमें पूछा है तो वो आइए देखते हैं क्या सही आंसर है। ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछा है तो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। ठीक है ना, बाली और लोम्बोक ये दोनों जो है इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं। सबसे पहले आएगा पूर्व से, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्व दिशा से, एक मिनट, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले लगाएंगे सुमात्रा को, उसके बाद जावा को, फिर बाली को, फिर लगाएंगे लोम्बोक को। ठीक है, कॉप अभी यहाँ पे जो है G20 समिट जो हुई थी उसका भारत ब्राजील की तरफ से, ठीक है, 17वीं, तो उसमें जो है यहाँ पे भारत को सौंपा गया था वॉली में ही। ठीक है, नेक्स्ट है इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य स्थित इसके मुख्य द्वीप जो पश्चिम से पूर्व क्रमशः सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, एरियन और जया हैं। इसके सुमात्रा द्वीप से 0 अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है। यह द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया को मसालों का देश कहा जाता है। यह शिनकोना के उत्पादन में अग्रणी देश है। शिनकोना क्या होता है? तो शिनकोना जो है ये आम एक वृक्ष होता है जिससे कुनैन यानी कि मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है उसकी छाल से। ठीक है, तो ये इसके उत्पादन में अग्रणी है इंडोनेशिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ब्लैक सी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो काला सागर के तट पर स्थित कौन सा देश नहीं है? सीरिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया। सही आंसर है ऑप्शन ए सीरिया। ठीक है ना, काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के पश्चिमी में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की या टर्की, काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा कॉकेसस पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर है इस प्रकार सीरिया इसमें नहीं है, सीरिया का बॉर्डर नहीं लगता उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवी तथा कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो ये दोनों ही मैदान जो है नोवी और कांतो जापान में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है जापान। ठीक है ना, नोवी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। नोवी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। नोवी का मैदान होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। नोवी मैदान क्षेत्र में चावल और सब्जियों की कृषि होती है। कांतो मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है और टोक्यो शहर इसी मैदान पर स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मिलान करने के लिए है, एक तरफ है ज्वालामुखी पर्वत और एक तरफ देखा है देश यानी कि कंट्री। आइए माउंट रेनर, माउंट एटना, माउंट पेरिकुटनी और माउंट एपो ये सारे पर्वत बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसका सही आंसर जो हम लगाएंगे वो हो जाएगा हमारा जो है माउंट रेनर ज्वालामुखी पर्वत जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था अपनी ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास अपलोड की थी, वहाँ पे मैंने इस सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में कराए हुए हैं। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर लगाने में काफ़ी ईजी होगा और आराम से आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद माउंट एटना जो है ये इटली में है। माउंट एटना इटली में है।
माउंट पेरिकूटनी मैक्सिको में है और माउंट एपो फिलीपींस में है। माउंट एपो फिलीपींस में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया था। इस प्रकार इसका सही आंसर तो केवल 2 है कि 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक स्थल के रूप में इसको जो है नामित किया गया था। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। सोकोत्रो द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है। ठीक है ना। तो सोकोत्रो द्वीप जो है यमन का एक द्वीप है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यूनेस्को की यह स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थान हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है। तो अब तो खैर 42 हो चुके हैं, 42 और भी आप प्लस में देख सकते हैं हाल ही में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है मडीरा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है। मडीरा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 801.1 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी फंचल और इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है और इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, काष्ठ शिल्प उद्योग, चीनी प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल मंडल से रिलेटिव जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं भर्ती परीक्षा में। यहाँ पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं वर्ष 2021 का क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस का। ठीक है। मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब मेकोंग नदी को जो है सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि मेकोंग नदी है कहाँ पे। ठीक है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, चलिए देखते हैं। मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। सेकंड, मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए केवल एक सही है कि मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। ठीक है। अब कहाँ पे मेकोंग रहा, कहाँ पे कंबोडिया रहा? लाओस के नीचे। ठीक है ना। और वियतनाम से बॉर्डर लगता है इसका। नेक्स्ट का इसमें डेफिनेशन है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकोंग है। ठीक है ना। किसकी है ये? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मेकोंग नदी है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब तथा दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मेकोंग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। बिल्कुल। यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मीनोम के साथ मेकोंग डेल्टा वियतनाम में होन ची मिन्ह सिटी के निकट दक्षिणी चीन सागर में है। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे कंबोडिया सही आंसर नहीं था, होन ची मिन्ह यानी कि वियतनाम सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तरफ है स्थानीय पवनों के नाम, दूसरी तरफ है पैलेस यानी कि प्लेस स्थान उसके। लेविस, ब्रैकफील्डर, ब्लैक रोलर और शामल चारों ही अलग हैं। ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे। तो ये जो चलती हैं पवनें कहाँ कहाँ पे चलती हैं? तो सही आंसर इसका इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी, शामल ऑस्ट्रिया। ये जो है सही सुमेलित इसमें नहीं था क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। बाकी 3 जो है सही हैं। अब लेविस जो है स्पेन में चलती है पवन, और ब्रेकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ब्रेकफील्डर जो है ऑस्ट्रिया में चलती हैं। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। और शामल जो है वो ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं है, बल्कि यह अरब, ईरान, इराक के मरुस्थलीय क्षेत्र की गर्म हवा है। तो शामल के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी नया वर्ड मिला है हमें देखने को। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। क्या है भाई? सौर ऊर्जा होगा इसमें या क्या होगा? ऑप्शन बी, अनवीनीकृत पूछा है इसमें। पेट्रोलियम है भाई। ठीक है ना। सही आंसर है पेट्रोलियम।
क्योंकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस ये सारे जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। डेफिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है तो इस पे विशेष ध्यान देना है। लातविया नहीं है, ये क्या है, बाल्टिक कंट्री है लातविया। और बाल्टिक कंट्री में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि। उष्णकटिबंधीय पवनों में ककाओ नामक वृक्ष उगते हैं, जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। इसके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको 2 प्रकार के होते हैं, क्रिडलो दक्षिण अमेरिका और फॉरेस्टो फॉरेस्टो अफ्रीका में। लातविया की प्रमुख फसल राई है, क्या है, राई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ जनजाति है, ठीक है ना। स्थान है अलास्का, बोर्नियो, अरब मरुस्थल, स्वीडन और फिनलैंड, ये जनजातियां हैं एक तरफ। कोरियाक, पुनान, रुवाला, लैप्स, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोर्नियो द्वीप जो है, ये बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का, जैसे ये पार्ट है इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो इस इंडोनेशिया के मैं द्वीप आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ, थोड़ा बहुत पेन से। अब ये जो है बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो यहाँ पे एक छोटा सा देश बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इधर मलेशिया का पार्ट आ जाता है और नीचे की साइड जो है इंडोनेशिया बसा हुआ है, ठीक है। तो बोर्नियो जो स्थान है यहाँ पे इसकी जनजाति है पुनोन। उसके बाद अरब मरुस्थल जो है इसकी है रुवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड की है लैप्स। कोरियाक जो है वो पूर्वोत्तर साइबेरिया की चुकुची समुदाय की जनजाति है। ये लोग प्रायः चिकोट को कमचट्टन भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। काफी इजी क्वेश्चन था, यूपी स्पेशल से ही। बाकी मैंने जनगणना से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देख लीजिए। 2 से 3 वीडियो अपलोड किए मैंने यूपी स्पेशल पे और स्पेशल जनगणना के लिए यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। जितना बोला है वो 100% ही होगा। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों का क्रम निम्नवत है। उत्तर प्रदेश में जो है 19.981, महाराष्ट्र में ये करोड़ों में है, महाराष्ट्र में 11.237, बिहार में 1 मिनट, बिहार में जो है 8.60% है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी मद्रास, ठीक है। भारत में नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। कंपनी ने 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए तथा न्यायिक पद्धति के विकास तक कारारोपण के लिए 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सेकंड स्टेज, द्वितीयक अवस्था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही है। नगरीकरण बढ़ने के साथ आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा के लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटे परिवार रखने को बाध्य होते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है, जिससे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अवरोध दूर होने के साथ ही परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में मदद मिलती है। अतः नगरीकरण व ऊंची साक्षरता दर जन्म दर को कम करने में सहायक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का। 2011 की जनगणना के अनुसार
किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है ना, सबसे कम पूछा है, तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है इसका। अरुणाचल में जनसंख्या घनत्व 17 है, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, नागालैंड में 119 और हिमाचल प्रदेश में 123। ठीक है, जनगणना से यूपीपीसीएस में अब तक 2 क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट है प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार से रिलेटिव। ठीक है ना, आइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन डी संघीय फेडरल सिस्टम इसमें नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में। आइए नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। ठीक है, तो पता होना चाहिए हरियाणा का जो है सबसे पहले गठन हुआ था। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ है। उसके बाद गोवा का हुआ है 30 मई 1987 को। जस्ट झारखंड का हुआ है 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का सबसे लास्ट में हुआ है 2 जून 2014 को। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 4 1 3 2। ठीक है, मिलान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए आम चुनावों में मतदान। आम चुनावों में मतदान ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जो है भाग 4 ए में जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 ए के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि आम चुनावों में मतदान का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिकता आर्टिकल सी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। आर्टिकल सी यानी कि आर्टिकल इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ऑप्शन 2 राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इस प्रकार बहुत दोनों कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान से टोटल 11 सीटें आती हैं, सबको पता होना चाहिए। 1 मिनट, राजस्थान से 10 सीटें आती हैं, सॉरी राजस्थान से 10 आती हैं, गुजरात से 11 आती हैं, कर्नाटक से 12 और पंजाब से 7 सीटें आती हैं किसकी? राज्यसभा में। ठीक है, अभी राज्यसभा का चुनाव भी चल रहा है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और कारण आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। आर तो भाई सही है, तो ऑप्शन डी, 1 मिनट, ऑप्शन डी यानी कि ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी धन विधेयक। धन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। आइए धन विधेयक के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृत देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी समीक्षा करती है? तो ऑप्शन ए
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, सही आंसर है। ठीक है, आइए जान लेते हैं फुल डेफिनेशन। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। इसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करता है, जो कि प्रायः विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिशों पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो थी ये की गई थी सरकारी आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति यदि किसी समय यह आवश्यक समझे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह इसका गठन कर सकता है। इसकी सिफारिश सरकारी आयोग द्वारा की गई थी और इसके आधार पर वर्ष 1990 में VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शासक इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, पुंछी आयोग सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य के संबंधों पर पुनर्विचार हेतु केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को गठन किया गया था। राजमन्नार समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित की थी। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोठारी समिति का गठन किया था। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा और उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लोक सेवा आयोग यानी कि PCS जो होते हैं PSC, तो PSC के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में दी गई है। ठीक है, इसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तब वह पुनः अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट्स के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का आदेश देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ राज्य संबंध प्रशासन। ठीक है ना, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, क्या है भाई? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। बिल्कुल सही है, पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में क्या है डेफिनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। वेतन वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और अभी जो है बाकी आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। दोनों ही कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन देखते हैं।
अब कथन है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण आ, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखते हैं क्या सही है इसमें। ऑप्शन डी, ए तो गलत है किंतु आर सत्य है। अभी मैंने पहले भी ऑलरेडी इसका जिक्र किया था क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है, ये भी सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान में संसद को इन सदस्यों की योग्यता चयन विधि का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, न कि राष्ट्रपति को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। तो एक ही मतलब वित्त आयोग से 3 लगातार क्वेश्चन देखने को मिले। केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिविजनल गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से रिलेटिव है। तो पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति आती है, उसके बाद अशोक मेहता समिति आती है, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.के. राव समिति। ठीक है ना, तो सही आंसर है ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2। ठीक है, बी.आर. मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता 1956 में गठित हुई थी, अशोक मेहता 1977 में, जी.के.वी. राव समिति 1985 में, उसके बाद एल.एम. सिंघवी 1986 में। ठीक है, तो इस प्रकार समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। सही आंसर इसका 101वां अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 61वां अमेंडमेंट। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं विषय, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यह है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43A। ठीक है, आइए देखते हैं, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में। उसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान के सभा के बाहर बहस में कहा था। तो ये कहा था, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात कही थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मतलब सीक्वेंस में मिलाना है। गोलकनाथ बाद, केशवानंद भारती बाद, 24वां संशोधन, उसके बाद 42वां संशोधन। सबसे पहले हुआ था क्या, फर्स्ट गोलकनाथ बाद, उसके बाद 3rd नंबर पे 24वां संविधान संशोधन, जस्ट सेकंड पे आया केशवानंद भारती, उसके बाद 4th पे 42वां अमेंडमेंट हुआ। ठीक है ना, गोलकनाथ बाद 1967 में होता है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, केशवानंद भारती 1973 में और 42वां अमेंडमेंट 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विशेष ध्यान देना इस पे, नहीं है तो ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी कहता है केंद्र के अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, तो ये सही सुमेलित नहीं है। इसमें केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली हैं, न कि ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आइए अब हम यहाँ पे जो काउंट करते हैं कि इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन बने थे, मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे काउंटिंग कर देता हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पॉलिटी का कितना अहम रोल है हमारे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 44 नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 2, उसके बाद जस्ट 3 क्वेश्चन यहाँ पर, इधर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो टोटल जो है इंडियन पॉलिटी से लास्ट ईयर जो थे 27 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो टोटल 27 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई पॉलिटी से, ठीक है ना। यूपीपीसीएस में पॉलिटी का काफ़ी अहम रोल है, याद रखना। पॉलिटी से टोटल 27 क्वेश्चन आए हुए थे 2021 के पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अर्थव्यवस्था से, यानी कि इकोनॉमी से। आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक राष्ट्रीय आय बजट, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है ना। इस पे विशेष ध्यान देना है। नहीं है तो पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, या तकनीकी वित्त व नौकरशाही। ऑप्शन डी क्या है, तकनीकी वित्त व नौकरशाही। इसमें जो है ये जो है आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है ना। तकनीकी वित्त एवं नौकरशाहों को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पूंजी के संचय व अधिक तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन तथा विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है। तो ये आंकड़े जो है जारी किए जाते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इनको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे, ठीक है ना। आइए जानते हैं, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। CPI का आधार वर्ष 2012 है। थोक मूल्य सूचकांक WPI भारत में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले चिन्हित किए जाने वाले सभी लेन देन शामिल होते हैं। इसका आधार वर्ष 2011 से 12 है, ठीक है ना। CPI का 2011-12 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। कथन फर्स्ट, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। 73 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब कथन ए, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। सही कथन है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में से इसका मापन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 कंपनियों से, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। यह विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी ब्लू चिप, कौन सी चिप, ब्लू चिप के 30 क्षमता अंशों पर आधारित सूचकांक है। सेंसेक्स 1986 में प्रारंभ किया गया था। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिनका शेयर बाजार में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। ऐसी कंपनियों पर कर्ज का बोझ नहीं अथवा बहुत कम होता है। प्राय कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आदि तथा वैश्विक स्तर पर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको आदि ब्लू चिप्स कंपनियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान से रिलेटिव। तो इकोनॉमिक्स से थोड़े मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ही आए हुए थे। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, साइंस से कितने क्वेश्चन आए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से कितने क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जैनाकांच, क्रुक्स कांच। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। ठीक है ना, क्रुक्स कांच परावैंगनी किरणों को काटता है। यह सीरियम ऑक्साइड्स, सिलिका आदि से मिलकर बना होता है। परावैंगनी किरणें एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिनकी तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी तथा एक्स-रे किरणों से अधिक होती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह एक सदिश अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। सही आंसर है विद्युत विभव जो है वो केवल एक ऑप्शन सही है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश। ठीक है ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसे वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, धुआं। ठीक है ना, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं यानी स्मोक के घनत्व को मापने में किया जाता है। ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है, जल प्रदूषण का VOD में, और कार्बन की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार रिंगेल्स का धुआं मापन में किया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। सही आंसर है ऑप्शन बी, धूल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी में परावर्तित करता है। ऑप्शन सी, कौन करता है, ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आया हुआ है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के द्वारा, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में, mm/Hg के रूप में। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है। ब्यूटेन। सही आंसर ऑप्शन सी, ब्यूटेन। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना। नहीं पे ऑप्शन सी, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल। गलत आंसर है, क्योंकि दूध के खट्टा होने का कारण लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट्स, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। परासरण हो जाता है। सही आंसर है ऑस्मोसिस। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि सही आंसर ऑप्शन सी, श्वसन दर का ह्रास हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। ऑप्शन बी, न्यूट्रिनो कण पे शून्य आवेश होता है, न्यूट्रॉन बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ऑप्शन डी किसका, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता। जबकि क्लोरोफिल, RNA, DNA में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण आदि प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। कथन 2, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। सही कथन होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है ना, प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्व जो कि स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। यह घटना रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता कहलाती है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन बम जिसकी सहकारिता क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज्यादा होती है, इसका निर्माण नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर किया जाता है, न कि नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है ना, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण करता है, तो ये करता है किसका, फूल कली का। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन बी, मोरेशी कुल के पौधे से, मोरेशी। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, विटामिन ए संतरा में नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है वाटुलिज्म है। ऑप्शन हो जाएगा बी, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन वाटुलिज्म है। वाटुलिज्म को विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। यह एक दुर्लभ एवं गंभीर बीमारी है जो कि एक जीवाणु यानी कि क्लोस्ट्रीडियम
बोटुलिज्म संक्रमण के कारण होती है। यह 3 अलग अलग रूपों में भी हो सकता है, जिसके इस नाम खाद्य जन्य बोटुलिज्म, घाव बोटुलिज्म, शिशु बोटुलिज्म है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव चिकित्सा विज्ञान और जंतु विज्ञान जूलॉजी से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इस प्रकार हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्योंकि ए तो सत्य है। एक मिनट, ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है कि ए गलत है परंतु आर सत्य है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि मनुष्य की सामान्य वृद्धि में उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन इन क्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तथा इन्हें नियंत्रित करते हैं। इन्हें अक्सर सहायक आहार भी कहा जाता है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, विटामिन के एवं विटामिन डी को छोड़कर, अतः कथन असत्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन डी रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ऑप्शन डी एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल एल्वियोलाई या वायु कोशिका है। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? क्या किसकी कारण? नाइट्रेट के कारण। एक मिनट, मैथोनोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना। रक्त में मैथोनोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन डी क्या होता है? चाइलोसिस। क्या होता है? चाइलोसिस। किसमें? राइबोफ्लोविन की कमी से चाइलोसिस नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो ऑप्शन सी निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस प्रकार हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। किससे हुई है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा? क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है ना। ऑप्शन बी सही आंसर है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का विकास क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो धारक के 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापमान क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों जिनकी संख्या 1 टन CO2 के बराबर हो के उत्सर्जन का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सही आंसर ऑप्शन बी। आइए देखते हैं आंसर। सिमलीपाल। सिमलीपाल है ओडिशा में, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेक मेघालय। नेक्स्ट है अभिकथन ए कहता है क्या पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? निर्भर नहीं है। ठीक है ना। कारणार मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी किससे? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पर्यावरण परिरक्षण 1986 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? लाइकेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाइकेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है एक मिनट फ्लाई एश प्रदूषण होता है। फ्लाई एश किसका होता है? ताप विद्युत संयंत्र का। ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन डी किसके? उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सही आंसर है ऑप्शन डी हापुड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजहांपुर में मनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन डी नोएडा में किया गया था सरस मेला का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी योजना है उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? ठीक है ना। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है 1 2 3 यानी कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना,
मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, सुरेंसर मानसर झील नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? ऑप्शन डी, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक मानदंड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? ऑप्शन डी, मजदूरों के लिए आरंभ की गई है। निम्नलिखित में शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी, कानपुर में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। ठीक है। समसामयिकी से, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम यहाँ पे जो है स्किप करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके किसी मतलब के नहीं हैं। ठीक है ना। विविध क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा। तो विविध क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, कोई है तो कराएंगे, नहीं तो ये है, स्टेच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, संस्थान और सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, कहाँ पे? बांधा, केंद्रीय शस्य बांध की अनुसंरचना बांधा में नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विविधता। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब यहाँ पे जो है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन सी, किसको? 1, 2, 4 को, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? ऑप्शन सी क्या है? भारत और मैत्री, भारतीय और मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? ऑप्शन सी, 8 जिलों को। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को आरंभ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से एक तरफ योजना एक तरफ प्रारंभ वर्ष है, तो इसमें आम आदमी बीमा योजना वर्ष 2007 में प्रारंभ हुई थी। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है इस प्रकार 2021 का पीसीएस का पेपर जो है यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व किया है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ओके।